नमस्कार दोस्तों। सन 2005 में हिंदू विधि में एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ और उस संशोधन के तहत एक अधिनियम बनाया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसे कहा जाता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 1956। और इसी के तहत बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिलता है। ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक बेटी का भी अपने पिता की संपत्ति पर उतना ही हक हो जितना कि एक बेटे का होता है या उसके भाई का होता है। और यही सोच आगे चल करके इसी अधिनियम में परिवर्तित हुई और उसी के अनुरूप बेटियों को भी बराबरी का अधिकार दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिनमें एक बेटी अपने पिता की संपत्ति में कोई क्लेम नहीं कर सकती या फिर एक बेटी का अधिकार उन स्थितियों में खत्म हो जाता है। विधि वार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक पुत्री का अधिकार अपने पिता की संपत्ति में कब खत्म हो जाता है। इस वीडियो का मकसद केवल शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है और केवल आपको ये समझाने के लिए है कि किन स्थितियों में एक पुत्री का अधिकार पिता की संपत्ति में अपने फादर की प्रॉपर्टी में समाप्त हो जाता है। और इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, क्योंकि ये केवल जानकारी के लिए है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि एक पुत्री का अधिकार कब खत्म होगा। तो सबसे पहली स्थिति होती है जब पिता ने वसीयत लिख दी हो। यदि कोई पिता विल लिख देता है, वसीयत उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने जीते जी इस बात का उल्लेख देता है कि उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किस किस को दी जाएगी, वो उसका क्या लगता है जिसको वो संपत्ति दे रहा है, किस लिए वो उसको संपत्ति दे रहा है, कौन सी संपत्ति दे रहा है। जब वो इन बातों का जिक्र करता है अपने मरने से पहले, एक दस्तावेज बनाता है जिसको वसीयत कहा जाता है। तो यदि पिता ने विल लिख दी हो या वसीयत को बना दिया हो और उसमें वसीयत में उसने अपने बेटों का नाम लिखा हो या फिर किसी अन्य उत्तराधिकारी का नाम लिखा हो कि मेरी संपत्ति मेरे मरने के बाद इन इन व्यक्तियों को दी जाएगी और किसी भी अन्य व्यक्ति का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा, मैं अपने सारे अधिकार इन बच्चों के नाम या अपने इस बेटे के नाम ट्रांसफर करता हूँ, तो फिर बेटी उस प्रॉपर्टी में कोई भी क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि ये पिता की स्वतंत्र इच्छा है कि वो किसको अपनी संपत्ति देना चाहते हैं। तो यदि वसीयत लिख दी जाती है तो तब भी एक बेटी पिता की संपत्ति में कोई क्लेम नहीं कर सकती। वसीयत केवल स्व अर्जित संपत्ति पर लागू होती है, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, जिसे व्यक्ति अपनी कमाई से खुद खरीदता है। यानी आपने कोई दुकान खरीदी है, प्लॉट खरीदा है, मकान खरीदा है, जो आपने खरीदा है वो आपको आपके बुजुर्गों के द्वारा नहीं दिया गया है या वो आपके बुजुर्गों की धरोहर नहीं है। वो कमाई, अपनी कमाई का आपने कुछ हिस्सा उस पर खर्च किया है, तब जाकर के आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। तो जो ऐसी प्रॉपर्टी होगी उसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहेंगे, सब अर्जित संपत्ति कहेंगे। और जो वसीयत का सिद्धांत है वो केवल ऐसी ही प्रॉपर्टियों पर लागू होता है। जो पैतृक संपत्ति है, जो अनसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिली है, जो आपके पूर्वजों की धरोहर है, वो केवल आपको इसलिए मिली कि आपने किसी परिवार में जन्म लिया। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है उस पर आप वसीयत नहीं बना सकते या उसकी वसीयत को नहीं लिख सकते। पैतृक संपत्ति पर हर एक व्यक्ति का बराबरी का अधिकार होता है। एक व्यक्ति का किसी परिवार में जन्म लेते ही अधिकार हो जाता है, जो पैतृक संपत्ति होती है। तो पैतृक संपत्ति की आप वसीयत नहीं लिख सकते। यदि वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वसीयत बना करके एक बेटी को उसके अधिकार से वंचित किया जा सकता है, यदि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। अगर वसीयत कानूनी रूप से सही है तो बेटी इसे चुनौती नहीं दे सकती। यदि आपने वसीयत को सही तरीके से बनवाया है, उसमें 2 गवाह है, सब बातों को उसमें आपने लिखा है, सारी कानूनी जो मान्यता है उनका पालन किया है, यदि वो वसीयत कानूनी रूप से वैध है, तो ऐसे में बेटी उससे कोई क्लेम नहीं कर सकती और ना ही उसे चुनौती दे सकती है। फिर उस व्यक्ति की डेथ के बाद उसके उत्तराधिकारियों के नाम उसकी प्रॉपर्टी में चढ़े जाते हैं, या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उन उत्तराधिकारियों के नाम चली जाती है जिसकी उसे इच्छा थी कि इन व्यक्तियों को मिले। और ऐसे में बेटी कोई क्लेम नहीं कर पाती। दूसरा है संपत्ति पैतृक नहीं बल्कि स्व अर्जित संपत्ति हो। अगर पिता की संपत्ति उनके खुद की कमाई से खरीदी गई है तो वह अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं। दूसरी ऐसी स्थिति है जब एक बेटी का अधिकार पिता की संपत्ति में नहीं होगा, और वो स्थिति है यदि वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, अपनी कमाई से खुद खरीदी गई प्रॉपर्टी हो। ऐसे में व्यक्ति के उसका अधिकार होता है जिसके वो नाम होती है। यदि आपने वो खरीदी है, आपके वो नाम है, तो ये केवल आपका दायित्व है कि आप उसका क्या करना चाहते हैं। ये केवल आपका अधिकार है। आप उसे ट्रांसफर करने के लिए, दान करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए या फिर उसे किसी संस्था को दान में देने के लिए, ये इजाजत केवल आपको होती है और आप ही ऐसा कर सकते हैं। तो फिर ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप अपने जीते जी अपनी संपत्ति को किस व्यक्ति को देना चाहेंगे। यदि आपने अपने जीते जी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अपने बेटों के नाम कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, बैनामा कर दिया या किसी और को ट्रांसफर कर दिया, पावर ऑफ अटर्नी लिख दी, ऐसे में उस व्यक्ति के पास अधिकार होंगे और बेटी कोई क्लेम नहीं कर सकती, यदि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है।
पिता को पूरा अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति को अपनी बेटी, बेटे या किसी और को दे या ना दे। ऐसे में भी बेटी कोई भी क्लेम नहीं कर सकती। बेटी केवल पैतृक संपत्ति में हकदार होती है। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, वो पैतृक संपत्ति है, अनसेस्टर प्रॉपर्टी है, आपके बुजुर्गों के द्वारा आपको दी गई है। ऐसी संपत्ति में बेटी क्लेम कर सकती है, लेकिन स्वअर्जित संपत्ति में नहीं कर सकती अगर पिता उसे नहीं देना चाहते। ये तो आपकी इच्छा है कि आप देना चाहेंगे या नहीं, लेकिन यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटी कोई भी दावा नहीं कर सकती। तीसरा है, पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई हो। ऐसी स्थिति में भी एक बेटी का अधिकार पिता की संपत्ति में नहीं होगा। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन हुआ, जिससे बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार मिले। ये जो अधिकार है वो 2005 के बाद मिले हैं। लेकिन अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई और संपत्ति का बंटवारा पहले से ही हो गया था, तो बेटी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यदि आपके पिता की डेथ 2005 से पहले हो चुकी है, जबकि जो संशोधन है 1956 वाले अधिनियम में वो 2005 में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी एक बेटी को अधिकार नहीं मिलता। तो यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु 2005 से पहले हो चुकी है, तो उसकी बेटी उसकी संपत्ति में कोई भी क्लेम नहीं कर सकती। ये इसकी तीसरी स्थिति है। चौथी है, बेटी का जन्म किसी अन्य धर्म में हुआ हो। यदि किसी बेटी का जन्म अन्य धर्म में हुआ है, तो तब भी बेटी अपने पिता की प्रॉपर्टी में कोई क्लेम नहीं कर पाएगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम केवल हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख परिवारों पर लागू होता है। अगर बेटी का जन्म किसी मुस्लिम, ईसाई या पारसी परिवार में हुआ है, तो इसे उस कानून के तहत अधिकार नहीं मिलेंगे। ऐसी बेटी कोई क्लेम नहीं कर सकती जिसका जन्म किसी अन्य धर्म में हुआ हो। अगर बेटी हिंदू थी लेकिन शादी के बाद इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया, तो भी वह अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार खो सकती है। यदि उसने कोई अन्य धर्म अपना लिया है, तो तब भी उसके अधिकार संपत्ति में समाप्त हो जाएंगे। पांचवी स्थिति है, बंटवारा पहले ही हो चुका हो और बेटी ने दावा नहीं किया हो। ये भी स्थिति है कि जब एक बेटी का अधिकार पिता की संपत्ति में खत्म हो जाता है। अगर पिता की पैतृक संपत्ति का बंटवारा पहले ही हो चुका है और बेटी ने उस पर कोई कानूनी दावा नहीं किया, तो बाद में वह दावा नहीं कर सकती। आपकी शादी होने से पहले यदि आपके पिता ने पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया था, अपने भाइयों को, अपने बेटों को उस संपत्ति बांटी थी, उसका पार्टीशन न्यायालय के द्वारा किया गया था और उस समय आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने अपना हिस्सा नहीं मांगा, तो बाद में भी आप दावा नहीं कर सकती। ये भी इसकी कंडीशन होती है। अगर बंटवारे के समय बेटी ने संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़ दिया, लिखित रूप से या मौखिक रूप से, तो वह बाद में हक नहीं मांग सकती। ये भी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपने अपना हक नहीं मांगा, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। दत्तक बेटी हो लेकिन कानूनी रूप से गोद नहीं लिया गया हो। अगर किसी व्यक्ति ने किसी लड़की को गोद लिया है, लेकिन उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो उसका गोदनामा है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी उसे उत्तराधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तव में उसकी बेटी नहीं है। तो ये भी एक स्थिति होती है जिसमें एक बेटी को उसके पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें एक बेटी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार खो देती है। वैसे तो संपत्ति पर बराबरी का अधिकार होता है, हर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है यदि वो किसी के पिता की संपत्ति है। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा चाह रहा है कि उसकी बेटी को संपत्ति ना मिले, तो वो इन कंडीशनों का हवाला दे करके उसको उसके अधिकार से वंचित कर सकता है, या ऐसा किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ आई होगी कि एक बेटी का अधिकार कब आपके पिता की संपत्ति में खत्म हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो बिना किसी संकोच के स्क्रीन पर दिखाए दे रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। यदि आपको जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, यदि आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, प्रत्येक सवाल का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।